अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है? How are you doing? How was the weekend? वीकेंड जरा we were trying to make मिक्स्ड फीलिंग्स sense. से भरपूर रहा, Yeah. क्योंकि जहां हमें लगता था कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे और मंडे ऑनवर्ड्स जब एक नया हफ्ता आगाज होगा तो कुछ बेहतरी की उम्मीद, कुछ अमन की तरफ दुनिया सफर करेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं वो कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ते हैं, पहले हम कहते थे बयान, वो लिटरली ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि फिर अमन की तमाम उम्मीदों पे ऐसा लगता है एकदम पानी फिर गया। हम तो चले उसके हम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां से कोई चीज़ ऐसी आने नहीं वाली, लेकिन ही इज़ मतलब वो अपने जो उनका लेवल है ना, जिस तरह वो बातें करते हैं वो उससे भी डाइग्रेस करते जा रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल ही अब गाली गलोच पे उतर आए हैं और एक पैनिक सिचुएशन जो है ना वो उनकी ट्वीट्स वगैरह जो वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे लिखते हैं उसमें अब नज़र आना स्टार्ट हो गई है कि ही इज़ पैनिकिंग। ही नोज़ कि एक महीना पहले जो वो दावे करते थे और जो उनका एक ब्रवाडो था कि हम तो 2 दिन में गए और हमने ये समेटा, इट इज़ सो ऑपोजिट। और अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, तो लिहाजा वो गाली गलोच पे उतर आए हैं। मतलब उनकी डिफेंस फोर्सेस में बरतरफियां भी हो रही हैं, तब्दीलियां भी हो रही हैं, फिर साथ ही उनके जहाज भी हिट हो रहे हैं, उनके जहाज भी हिट हो रहे हैं, उनके पायलट भी कैप्चर हो रहे हैं जिनको रिकवर कराने की कोशिश करने में कहते हैं कामयाब हो गए हैं। एट द सेम टाइम उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके बयानात से मजीद नुमाया या आया होती जा रही है। जहां वो एक तरफ ये बात करते हैं, जैसा कि आपने गाली गलोच की बात की, गालम गलोच पे लिटरल उतर आए हैं, वहां थोड़ी देर बाद वो ये बयान देते हैं कि शायद पीर को कोई मुआहिदा हो जाए, या पीर के बजाय उन्होंने कहा ट्यूसडे तक की अब डेडलाइन दे देते हैं। ट्रंप की ज़हनी हालत पे आपको पता है किताबें लिखी जा चुकी हैं, पीपल हैव रिटन अबाउट इट, और वो अब दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़े जिसे कहते हैं ना तस्वीर सामने आ चुकी है। इन द मीन टाइम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले जो है ना वो तेज कर दिए हैं। नेचुरली उनके पास अब और कुछ राह नहीं है। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में भी शिद्दत आ रही है और कल कुवैत और अबू धाबी में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में खासा नुकसान भी हुआ है। कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट्स, बिजली घरों और 2 वजारतों के दफ्तर जो हैं उन पर ड्रोन हमले हुए और कुवैत के मतलब ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग भी लगी। अबू धाबी में भी बहुत बड़े सनती मरकज बिरोज पेट्रो केमिकल प्लांट पर हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। यानी कि यहाँ पे भी जो GCC ममालिक हैं जो अपेरेंटली अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जहाँ अमेरिका की तंसीबात हैं वहाँ पर ईरान की तरफ से जहरियत की जा रही है। मुज़ाकरात की कोशिशें अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को हम देखें तो ये जंग फैलने के ही खदशात गहरे हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक तो कंटेन करने की कोशिश की जा रही थी, इतनी बीच में मीडिएशन की भी कोशिश पाकिस्तान तो कर रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो फैल रही हैं। ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मंगल के दिन तक का वक्त दिया था और बस आपको याद होगा आबनाए हुर्मुज़ का तो पहले कहते थे ये कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उन्होंने कहा था कि हम क्यों खुलवाएं, जिनको ज़रूरत है, हमारे पास तो इतना वाफिर मकदार में तेल और गैस मौजूद है कि हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो लोग खुलवा लें। और अब आबनाए हुर्मुज़ इतनी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि ये गालम गलोच कर रहे हैं उसको लेके। इतना प्रेशर है दुनिया का, मतलब आपको शायद उससे कोई तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन दुनिया इज लाइक जंग तुम्हारी है, हम क्यों बीच में पिस रहे हैं। तो लिहाजा अब इन्होंने किया ये कि ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुल जो हैं वो तो उड़ा दिए हैं और मंगल का दिन उड़ा देने की धमकी दी है मंगल और बहुत से उड़ा भी दिए हैं टू बी ऑनेस्ट। और मंगल का दिन जी ईरान में पावर प्लांट्स जो हैं वो पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ये अमेरिका के सदर हैं वो ये टाइटल दे रहे हैं नामों को कि मंगल का दिन ईरान में जिस पे वो हमले कर रहे हैं और ये बरमला दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये जंगी जराइम का इर्तिकाब होता है जब आप पावर प्लांट को उड़ाते हैं या ब्रिजेस को उड़ाते हैं, क्योंकि इससे किसका नुकसान होता है? इससे अफवाज का नुकसान, तो इससे तो आवाम का नुकसान। ये जंग जो है ये इमोरल भी है, अनएथिकल भी है, इलीगल भी है। मतलब आप इसको ना हर लकब दे दें, ये जंग उस तरफ चली गई है। इसका तो स्टार्ट ही एक अजीबोगरीब था और ये चीज़ जो है ये अमेरिका में भी अब बड़ी अच्छी तरह वहाँ भी नज़र आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ट्रंप की पॉपुलैरिटी इज गोइंग डाउन बाय द डे और इसीलिए वो गाली गलोच एंड ऑल दैट है, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। मतलब इस पे दुनिया ने अपना रिएक्शन दिया, जो उन्होंने गालम गलोच से भरपूर एक मैसेज दिया था और CNN का पैनल भी दंग रह गया, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था शुरू में। लिटरली द मोमेंट दैट दिस मैसेज पॉप्ड अप आई थॉट इट वाज अ पैरोडी अकाउंट, इट वाज नॉट अ पैरोडी अकाउंट। आप न्यूज़ चैनल्स पे भी ना आप इसके बारे में बोल सकते हैं ना दिखा सकते हैं, उसमें इतनी गालियां हैं
तो वो और भी मुश्किल हो जाता है कि फॉर पीपल हु आर ऑल्सो ऑन देयर साइड, ऑन हिज साइड, उनको भी समझ नहीं आ रही कि अब हम इसको किस तरह डिफेंड करें। एनीवे, चलें इस पे बात करते हैं, बिकॉज वी डू वांट टू नो। जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। डॉक्टर साहब, व्हाट शुड वी मेक ऑफ दिस? मतलब फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, अब गुस्सा है, जज्बिज हैं, अपनी जहनी हालत की अक्कासी कर रहे हैं यहाँ पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखिए, अब तो उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बट अमरीकी निज़ाम, अमरीकी पार्लियामान, अमरीकी अवाम ये तमाशा क्या देखते ही रहेंगे, या फिर someday, any time soon something would happen and someone would act? सुबह बखैर और मधु करने पर मशकूर। जी हाँ, जो इस वक्त कैफियत है, जो दुनिया का मजबूत तरीन प्रेसिडेंट, दुनिया की मजबूत तरीन फौज का चीफ, तो वो उसकी जो ज़हनी कैफियत है वो हम तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन जो उनके अपने सेनेटर्स कह रहे हैं, अपने रिपब्लिकन के सेनेटर बेन सैस कह रहे हैं, और वो उनकी मुखालफत में बात कर रहे हैं कि किस लैंग्वेज पर उतर आए हैं। और इसी तरीके से जो, अगर मैं उर्दू के एक लफ्ज में समाऊं तो वो कहा जा रहा है कि पागल हो गए। मुख्तलिफ अल्फाज में सेनेटर्स ने उनको कहा है ये। तो ये चीजें उन सेनेटर्स को फ्रस्ट्रेशन क्यों हुई, डोनाल्ड ट्रंप को ये इस कैफियत में क्यों आ रहे हैं? देखिए, आपके ईरान कितनी मज़ाहमत कर रहा है। क्या सोचा था इजराइल ने, क्या सोचा था अमेरिका ने कि ईरान के पास जो भी बचा खुचा ताकत है और कुव्वत है, इतने 47 साल सैंक्शन के बाद, वो समझते थे कि वही 3-4 दिन की बात है जो मैं पहले कर चुका हूं, तो उसको रिपीट नहीं करता। तो वो समझते थे कि तरना वाला है, बस निगल जाएंगे। तो वो तो एक मुसीबत बन गया। आपको मैं सिर्फ गुज़श्ता शब की बात बताऊं कि ईरान ने जो ड्रोन्स का स्वाम्प भेजी हैं, पहली किस्त में 1000, फिर दूसरी किस्त में 600, तीसरी किस्त में 400 इजराइल पर। इजराइल में जितने भी मिलिट्री तंसीबात हैं उन पे धुएं के बादल छा गए। ये सोच नहीं सकते थे कि 20,000 का ड्रोन, जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम 2 इंटरसेप्टर जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, जिसकी कीमत 30 से 40 हजार एक इंटरसेप्टर की है। इस बात को इधर छोड़ते हुए आगे चलते हैं कि क्या उम्मीद की कोई किरण है? आज मुझे इस सुबह थोड़ी सी उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई है। वो आज रात को 10 बजे ओवल ऑफिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जिस तरह पाकिस्तान की काविशें, और पाकिस्तान के साथ साथ अब तो रशिया भी बिल्कुल खुलकर आ गया है कि किसी तरह ये मसला हो, पूरी दुनिया को, जैसा आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि पूरी दुनिया को इसका दर्द महसूस होने लगा है। और मैं एक जुमले में आपको बताता चलूं कि ईरान ने कहा कि अगर हमें आप दर्द दोगे तो ना इस खित्ते में भी सारों को दर्द मिलेगा और दुनिया भी इस दर्द में मुब्तला हो जाएगी। उनका इशारा यही था। डॉक्टर जमील, लोगों के जुर्मों, जी बिल्कुल, आपसे जरा हम ये भी पूछना चाहते हैं कि एक तो आपने 10 PM आज कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, एक डेडलाइन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की दी हुई है। हम आगे एक्सपेक्टेशन क्या रखें? हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि ट्रंप को, नेतन्याहू को, इन सारों को फेस सेविंग भी करनी है किसी तरीके से, तो इनको ये सब कुछ मामला जो है ये कंट्रोल कुछ करना पड़ेगा। आपको लगता है ये कंटेन की तरफ जाएंगे या फिर ये और ज्यादा जंग जो है ये फैलेगी? मतलब ये किस तरफ बेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त समझ नहीं आ रही। देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाहमत मिल रही है, न सिर्फ अपने सेनेटर से, अपने फौजी कमांडरों से भी, जंग के इस नहज पर न ले जाएं कि पूरे गल्फ कंट्रीज में पूरी डिसैलिनेशन तबाह हो जाए, पावर पॉइंट्स तबाह हो जाए। देखिए, गल्फ कंट्रीज का तो नुकसान होगा, लेकिन जो वहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की यूएस का इंटरेस्ट है, तेल की बाद में बात करते हैं, तो वो इंटरेस्ट भी उनके, जितने बड़े बड़े इदारे उनके हैं, जिनकी 27 के करीब उनके जो बेसेस हैं वहां, और उस पे 50,000 के करीब यूएस के, और वो क्यों रखे गए हैं? अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो क्या मतलब है कि उनके जो बाकी सेनेटर्स हैं और उनके कमांडर्स हैं, उनको इस चीज का इदराक है, और इस चीज का इदराक है कि अगर हम वहां मजीद हमने बढ़ाया, बूट्स ऑन ग्राउंड किए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उनकी असेसमेंट है। क्योंकि ये फैसला व्हाइट हाउस में किया गया था, पूरी रिकमेंडेशन कबूल नहीं की गई थी फौजी अकाबरीन की, यानी कि पेंटागन की, और ना ही पूरी रिकमेंडेशन स्टेट डिपार्टमेंट की गई थी। तो नतीजतन ये जो कंफ्यूजन आपको नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इसमें है,
रशिया, दुनिया के बहुत सारे ममालिक अब यही कह रहे हैं कि किसी तरह ये थम जाए, और गल्फ कंट्रीज तो अभी दुआइयां लगा रहे हैं पसे पर्दा डोनाल्ड ट्रंप को कि किसी तरह ये थम जाए। हालांकि यूएई तैयार बैठा था किसी और काम के लिए, लेकिन अब जो सूरत हाल हो रही है, खासतौर पे गुज़िश्ता शब में जो और शिद्दत और हिद्दत आई है, उसके बाद यही महसूस होता है कि इन तमाम ममालिक बशमूल जो हमारे साथ राब्ता है तमाम ममालिक का, यूएस, अमेरिका समेत, तो उससे एक किरण ये नजर आई है कि 45 दिन का विंडो लेना चाहते हैं। और गो के ईरान नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि जी कोई ऐसा हमें गारंटी दें जो हमेशा के लिए मामला कम से कम बार बार हर 6 महीने में हमारे ऊपर हमला न कर दिया जाए। जी, वैसे तो डॉक्टर साहब अब ये इतनी जी इनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स ट्रंप हिमसेल्फ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई इतनी ट्रस्टवर्दी रही नहीं है। मतलब जब भी मुज़ाकरात की कोशिश की है इन्होंने उन पे अटैक ही किया है। व्हाई शुड ईरान और एनीबडी फॉर दैट मैटर ट्रस्ट हिम? नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप खुद इज सराउंडेड बाय पीपल हु आर एब्सोल्युटली लाइक हिम। वो यस सर लोग हैं, तो उनको मत देने वाला, उनको कोई सलाह, कोई अच्छा मशवरा देने वाला कोई रह गया है? जो उनका क्लोज सर्कल है, मतलब आप उसी पे नजर दौड़ा लीजिए तो आपको आने वाले दिन की पॉलिसी या उसकी हाल भी नजर आ जाएगी। जी हाँ, there's a huge trust difference. इसमें there is no doubt about it. But despite that fact, the world now has started feeling the pain as I was describing. So therefore, there is a ray of hope today that these 45 days ceasefire might as well be accepted. Okay. And उसमें ईरान भी, क्योंकि ईरान कम से कम इंटरनेशनल कानून की पासदारी हमेशा से करता आया है, चाहे वो JCPOA हो या चाहे उसकी नाफिजुल अमल जब हो गया तो उस पर अमलदारी हो, या जो हमले उन्होंने ईरान ने किए वो रिटेलिएशन में आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत। वैसे डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है ये 45 दिन का मुजव्वज़ा सीज फायर, अगर किसी इसकी खबरें आ रही हैं या ज़राए से मालूम हो रहा है, ये किस बुनियाद पे हो सकता है? क्योंकि जो भी शराइत अमेरिका की तरफ से इससे पहले ईरान तक पहुंचाई गई थी, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू पहुंचाई गई हों या और दोस्तों के थ्रू, वो एक भी उन्हें काबिल कबूल नहीं थी। एंड ऑल्सो इसमें कौन गारंटर होगा? मतलब ट्रंप और इनकी सीज फायर में लिटरली कोई गारंटी ले सकता है? बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। इवन पाकिस्तान आपको पता है सर फहरिस्त था इस सारे मामले में, फैसिलिटेट करने में। कैन पाकिस्तान बी वन ऑफ द गारंटर्स? हम इस पोजीशन में हैं कि हम सदर ट्रंप की गारंटी ले, मतलब हम कैसे ले सकते हैं इनकी गारंटी? एग्जैक्टली। No, that's true. Pakistan obviously cannot take 100% guarantee of the United States. And United States, whenever they want, they can just break that guarantee if only Pakistan, सिर्फ अगर पाकिस्तान उसमें शामिल हो। लेकिन आपको कोई याद है कि चंद दिन पहले जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना में गए हैं, और फिर जब भी पाकिस्तान ऐसे काम करता है, पाकिस्तान अपने बहुत दरीना दोस्त और मजबूत दोस्त जैसे चाइना को साथ लेके चलता है। अब तो रशिया भी उसके साथ है, तो जब गारंटी होगी तो उसमें आपको याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप भी जा रहे हैं चाइना, तो उस गारंटी में चाइना की डिप्लोमेसी जो बैक चैनल चल रही है वो भी शामिल होगी। और फिर अगेन आई वुड से कि अगर उस गारंटी के बाद, जो कि अगर चाइना और रशिया देते हुए नजर आ सकते हैं, अगर कोई जो 15 पॉइंट की आप बात कर रहे हैं कि ईरान को तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो 15 पॉइंट में से 6 पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन है। सिर्फ न्यूक्लियर के अफजूदगी के बारे में वो ईरान मान जाएगा, पहले भी वो मान गया था। जो ईरान नहीं मानेगा वो मिसाइल्स कर्टेलमेंट है, वो नहीं मानेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है, राइट। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल तो इंटरनेशनल कानून में जो लॉ ऑफ सीज है, हाई सीज, उसका आर्टिकल 17 बिल्कुल क्लियर है। उसका यह है कि इनोसेंट पैसेज के लिए, लेकिन अगर उस मुल्क को जिसकी टेरिटोरियल हद में आता है, ईरान के जिस तरह या ओमान के, तो वो अगर समझता है कि उसकी सिक्योरिटी को खतरा नहीं है उन ममालिक से, तो तब वो उसको इनोसेंट पैसेज का हक हासिल है। लेकिन जब हक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आर्टिकल 24 के तहत इसी कानून की यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज के तहत वो मुल्क उस पर रेगुलेट कर सकता है। तो ईरान यही कह रहा है। और ओमान में ईरान की कल मीटिंग हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से कि इसको फ्रेमवर्क क्या बनाया जाए। अब ये खिता वो खिता नहीं रहेगा जो इस जंग से पहले था। एक्चुअली डॉक्टर साहब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। अ लॉट हैज हैपेंड देयर। जमील, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। सो ओमान और ईरान की भी मीटिंग हुई है स्ट्रेट हॉर्मुज को लेकर के आगे के लिए क्या फ्रेमवर्क बनाया जाए। अमेरिका की जाहिर है यही कोशिश है कि उसके कंट्रोल में ये अभी गुजर लेट्स टेक अनदर पर्सपेक्टिव। डॉक्टर मलिहा लोधी सीनियर सफारतकार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, अमेरिका और इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं, ईरान की जवाबी कार्रवाइयां भी तेज हो रही हैं, ट्रंप के बयानात जो हैं वो ऐसा लग रहा है वो लिटरली वो मतलब उनको समझ नहीं आ रही, वो आपे से बाहर हो चुके हैं। What do you make of it? मतलब महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, शिद्दत भी आती चली जा रही है। Where do you see it going? मेरा ख्याल है कि जंग जो है जो महीने से ज़्यादा हो चुका है वो एक बहुत ही ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो रही है। जैसे आपको पता है कि आज का दिन जो है वो डेडलाइन दी थी सदर ट्रंप ने कि आज के दिन तक अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो कब्ज़ा है, उनका कंट्रोल है, वो ख़त्म नहीं करेंगे तो वो जहन्नम बना देंगे ईरान को। ये उनके अल्फाज हैं। फिर एक ट्वीट में उन्होंने गालियां भी दी हैं ईरानियन लीडर्स को और ईरान को। अब आप ही बताएं कि ये किस किस्म का शख्स है, इससे किस किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक दिन गाली निकालता है, दूसरे दिन वो कहता है कि मैं टॉक्स करने को तैयार हूँ, तीसरे दिन वो कहता है मैं जहन्नम बना दूंगा, चौथे दिन वो कहता है कि हमारे जो जंग के गोल्स थे वो हम कामयाब हो गए हैं। तो ये तो लगता है बौखला गया है ये। मेरा ख्याल है जंग जो है इट इज़ नॉट गोइंग इन अमेरिकाज़ फेवर, वो बहुत क्लियर है ये बात। बल्कि आप देखें कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल मीडिया है, अमेरिकन मीडिया भी इसमें शामिल है, वो तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त एडवांटेज ईरान को है। ईरान के पास लेवरेज है बिकॉज उनके पास कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और वो ऑयल सप्लाई को वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे आपने भी कहा, इजराइल पे उनके भी जो हमले हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए। फिर ये कि उन्होंने 2 जहाज़ गिराए हैं, बल्कि कुछ का तो कहना ये है कि 2 से ज़्यादा गिराए हैं। तो अगर ईरान को शिकस्त हो चुकी है बकौल सदर ट्रंप के, तो फिर ये कैसे हो रहा है ये सारा कुछ। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही यानी कि एक ख़तरनाक फेज़ इसलिए है कि कुछ मालूम नहीं है कि सदर ट्रंप जो है वो नेक्स्ट क्या करेगा। मतलब हमने अगर हम तारीख देखें तो हमने डिक्टेटर्स ऐसे देखे हैं, किसी ने ये ज़बान और ये लहजा यूज़ नहीं किया जो यहाँ सदर ट्रंप ने अच्छा, किया। अब डॉक्टर साहब आप एक 45 दिन के सीज़फायर, मुजव्वज़ा सीज़फायर की भी बातें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन सदर ट्रंप की ट्वीट का आपने, मैसेज का, पैगाम का आपने खुद ही तस्करा कर दिया। फिर उनकी डेडलाइन भी है एक ट्यूसडे तक की जिसमें वो कहते हैं कि पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। इन तमाम कार्रवाइयों के साथ साथ अब आपको लग रहा है कि जंग फैलने के ज़्यादा इम्कानात हैं, ये महदूद होने के ज़्यादा इम्कानात हैं, और खुदा न खास्ता इफ़ नथिंग गोज़ राइट तो ये कहाँ तक इसका दायरा आपको फैलता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है इसका दायरा तो ऑलरेडी फैल चुका है। जब आप देख रहे हैं कि जंग अमेरिका और इज़राइल ने जो मसलत की है, उसके जवाब में जो कार्रवाई ईरान कर रहा है, मुख्तलिफ गल्फ़ ममालिक पे जो अमेरिकन एसेट्स हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। इज़राइल पे हमला जो है वो ईरान ने काफ़ी शिद्दत से वो कर रहा है। सो जंग तो एक खित्ते की जंग है। ये अब 3 मुल्कों के दरमियान नहीं रही, ये तो फैल चुकी है। लेकिन अब खदशा ये है सबसे बड़ा, ये नहीं कि जंग और फैलेगी, खदशा ये है कि जो अमेरिका का सदर है वो जो सोच रहा है इस वक्त बकौल अगेन उनकी अपने जो बातें उन्होंने खुद जो की हैं और जो इंटरव्यूज़ में कहा है, और तज्ज़िया निगार जो हैं मुख्तलिफ जगह, उनका भी यही असेसमेंट है कि वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि वो चाहता है कि ज़बरदस्ती खर्ग आइलैंड जो है जहाँ से ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वो उनका जो मेजर ऑयल टर्मिनल है, वो चाहता है कि वो उस पे हमला करके अमरीकी फ़ौज जो है या फ़ौजी जो हैं वो उसको कब्ज़े में ले लें, या कुछ और आइलैंड्स भी जो हैं ईरानियन कोस्ट के करीब, उनको भी वो कब्ज़े में ले लें। अगर ये एक्शन लेता है सदर ट्रंप और ऑर्डर्स देता है फॉर ग्राउंड ऑफेंसिव, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही, यानी कि जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बहुत ही ख़तरनाक फेज़ फिर होगा इस जंग का, जिसमें कि अमेरिकन कैजुअल्टीज़ भी हो सकती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि तबाही हो सकती है।
और फिर आप ये ना भूलें कि जोग्राफिया जो है वो तो ईरान के फेवर में है। ये तो ईरान की कोस्ट लाइन है ना, जहाँ वो आइलैंड्स हैं, तो अमेरिका से तो ये बहुत दूर है ये जगह, और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से भी दूर है। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि जो हम अब देखेंगे अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव होता है तो प्रोबेबली वो सबसे डेंजरस मोमेंट होगा या फेज होगा इस जंग का यकीनन, और वो बहुत ही अनफेवरेबल होगा अगर आप यूएस पब्लिक की नज़रों में भी देखें, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग दे डू नॉट लाइक एट ऑल एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट के ये सारी बॉडी बैग सिचुएशन जो बन जाती है पिछले कितने जंगों में देखी है, और ये तो वैसे ही नाकाम एक जंग नज़र भी आ रही है अमेरिकन पब्लिक को भी। ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि इन हालात में तो लाजिम हो चुका है कि जो अमन की कोशिशें, डायलॉग की कोशिशें जारी हैं, उनमें जल्द अज जल्द कोई पेशरफ्त हो। और इजराइल का तो खैर पता नहीं, लेकिन अमेरिका ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि जहां वो भी शायद जंगबंदी की तरफ जाना चाहे। अच्छा खासा जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। दे हैव बीन थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड फॉर मोर देन अ मंथ नाउ। क्या ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ट्रंप कुछ, हालांकि ट्रंप और समझदारी दे डू नॉट मैच टुगेदर एट ऑल, लेकिन शायद कुछ वो समझदारी से काम लें? मेरा ख्याल है अगर ट्रंप समझदारी दिखा सकता तो अब तक दिखा चुका होता, और मुझे तो ख़ास उम्मीद नहीं है कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई सलूशन निकलेगा, इसलिए कि आपने देख ही लिया है कि सदर ट्रंप का रवैया क्या है मुज़ाकरात पे, टॉक्स पे। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, बल्कि पिछले हफ्ते, जो 15 पॉइंट्स भेजे हैं पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को, वो तो एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर है। वो तो है कि आप कैपिचुलेट करें बस, एक तरफा बिल्कुल। तो वो तो मुझे तो नज़र नहीं आता कि वो उनका कोई दिलचस्पी है, कोई इंटरेस्ट है इन टॉक्स। और फिर आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में और फिर पिछले साल भी जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो भी रहे थे, बल्कि पेशरफ्त हो रही थी, और ओमान जो कि मीडिएट कर रहा था उस वक्त, उसके फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि एक डील वाज विद इन रीच। तो क्या किया अमेरिका ने दरमियान मुज़ाकरात के हमला कर दिया इजराइल के साथ मिलके। फिर ये सवाल भी उठता है कि इजराइल का क्या रवैया होगा। इजराइल को तो कोई दिलचस्पी है ही नहीं, ना अमन में है, ना किसी अमन के प्रोसेस में है या मुज़ाकरात में है। उसने एक लफ्ज़ नहीं अभी तक कहा कि उसकी पोजीशन है क्या अगर अमेरिका एंटर करता है किसी किस्म के मुज़ाकरात में ईरान के साथ। तो मुझे तो मुज़ाकरात के प्रॉस्पेक्ट, वैसे तो ज़रूरत इस बात की है कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए जिसके ज़रिए इस जंग का ख़ात्मा हो। और वाकई देखें कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, और ये डेवस्टेटिंग है ये, और इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है दुनिया पे, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पे, ग्लोबल इकॉनमी में, हमारे अपने मुल्क में और ममालिक में भी जो तेल की कीमतें हैं वो चढ़ती जा रही हैं, जिससे कि बहुत ही इकोनॉमिक एब्सोल्युटली दुनिया देख भी रही है। और जी डॉक्टर साहब, मोर इट गोज ऑन, मतलब इतनी बुरी तरह ये एक्सपोज हो रहे हैं। नेतन्याहू तो खैर नेतन्याहू भी इतने तेज और इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने अमेरिका को आगे लगाया हुआ है। ऑल द स्टेटमेंट्स और ये सारा गुस्सा और दुनिया जो है वो अमेरिका पे ही निकल रहा है एक्चुअली, और वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। अब ये जो आने वाले 10, 12, 14 घंटे हैं ना, ये बहुत अहम है, क्योंकि एक्सियोस भी रिपोर्ट कर रहा है कि एक लास्ट कोशिश की जा रही है, हाँ लास्ट एफर्ट है कि 45 दिन का सीज फायर किसी तरह अचीव किया जा सके। अदरवाइज आपको पता है 48 घंटों की डेडलाइन है, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि हम सब जगह। थैंक यू डॉक्टर मदिया लोधी हमारे साथ थी, उससे पहले डॉक्टर जमील अहमद खान थे। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग जाहिर है किसी किनारे लग जाए तो लग जाए, अभी तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। बस एक थोड़ी सी मतलब बारीक सी उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं ना, वो शायद कहीं नजर आ रही है, लेकिन उस पर भी बहुत बात करना अभी कबल वक्त ही होगा। इसके क्या असरात हैं? इसके असरात पूरी दुनिया पे ही हैं, इसके असरात हम पे ये हैं कि पाकिस्तानी मईशत के लिए असरात की हम बात कर लेते हैं। और हर गुजरते दिन के साथ चैलेंजेस जो हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत खारजा के मुताबिक हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात के वो पैसे वापस कर रही है जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई थी। और द न्यूज़ में शाया होने वाली एक मेहताब हैदर की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यूएई को $2 अरब की जो है 6% सूद के साथ वापसी के फैसले के बाद बैरूनी मालियाती खला में इजाफे का एक इम्कान भी है।
आई मीन हु वुड हैव थॉट कि इस वक्त पे ये चीजें भी फिर हमारे करनी यूरो पड़ेंगी। बॉन्ड्स भी कुछ मचोर हो रहे हैं। बेसिकली ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे ज़ाहिर है उसका हदफ जो है वो नरम करने की दरख्वास्त हम करेंगे IMF से, क्योंकि वो तो मुतासर होगा ही। आवाम पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का प्रेशर है। डॉक्टर खाकान नजीब साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो हालात हैं दुनिया के हैं, हम ऐसे कब तक सस्टेन करेंगे क्योंकि कुछ पॉलिसी शिफ्ट्स हमें करना होगा। पेट्रोल की कीमतों में पहले बेतहाशा इजाफा किया गया, फिर वज़ीर आज़म ने कमी का ऐलान कर दिया, लेकिन अगर हम जो मौजूदा फार्मूलाज हैं उन पे देखें तो हमारा 70% जो डीजल हम यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं वो लोकली रिफाइन हो रहा है, मगर उसकी कीमत का अगर मवाजना किया जाए तो उसको ट्रीट एज अ कमोडिटी, वो जो फार्मूला किया जा रहा है वो ये है कि ये रिफाइंड कमोडिटी इंपोर्ट है, उसी के तहत इसकी प्राइसिंग की जा रही है, जिसका मतलब है बेतहाशा मुनाफा और वो रिफाइनरीज के पास जा रहा है। मतलब इन दिस डे एंड एज कितना मुश्किल था ये सोचना कि चूंकि प्लाट डीजल और अरब क्रूड की कीमत में इतना फर्क आ गया है, इसको भी हमें रिविजिट करने की जरूरत है। तो नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू टॉक्ड अबाउट, देखिए एक तो बात ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बड़ा चैलेंज है, ये हमें याद रखना है। और जो व्हाट इज योर बेस्ट पॉलिसी टुडे इज डिमांड मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन एंड अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी व्हिच टेल्स द पीपल कि 1973 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का प्राइस, मैं फिर रिपीट करूंगा, प्राइस एंड सप्लाई शॉक है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, इंस्टेड कि हम ये समझें कि एक सप्लाई हमें कहीं से आ रही है, वो अगर $230 पे आपने डीजल को लास्ट प्राइस किया है जब इसकी कीमत बढ़ी है, प्री वॉर $85 था। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार, 3.5%, 3.5 गुना कीमत तब्दील हो गई है ना। अगर डिमांड कंजर्वेशन आपकी स्ट्रैटेजी थी, सो लेट मी पुट अ फिगर टू यू, 19% पाकिस्तान की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 50 हैं पाकिस्तान में, उनकी सेल ज्यादा आई है मार्च में कंपेयर टू लास्ट मार्च, और 13% ज्यादा आई है कंपेयर टू February 2026. So where is our demand conservation strategy? Today also that's the only best friend you have. Number 2, मतलब, और इसकी बात यह है कि अगर आज भी, सॉरी मैं फॉर्मूले पे भी आऊंगा, अगर आज भी मुझे आप ये कहना है कि हम 6 बजे कमर्शियल नहीं क्लोज करेंगे या 8-9 बजे रेस्टोरेंट्स नहीं क्लोज करेंगे, तो फिर हम नौयत नहीं समझे जिस क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। अगर आज भी आज मुझे कहीं हम स्कूल जो है वो 3-4 दिन या 5 दिन ना चलाएं, 3 दिन चलाएं और 8 बजे से शाम को 6 बजे तक चला लें। मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन। अच्छा, इससे आगे आप आ जाएं, जो आपने बिल्कुल सही बात की कि क्या है फॉर्मूला ऑफ ऑयल जिसको तब्दील करने की जरूरत है। नॉर्मल में क्रूड की प्राइस में और डीजल की प्राइस में इतना फर्क नहीं होता। आज वो फर्क $150 का क्रूड है और $260 का अगर आपके पास डीजल है, और चूंकि हमारा 75% क्रूड लोकली बनता है, कितना 75% क्रूड से डीजल बनता है लोकली जो कि सेल होता है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन आ गया है। तो रिफाइनमेंट ऑफ दिस फॉर्मूला बिकम्स ट्रूली इंपॉर्टेंट। अब ये रिएक्शन फंक्शन भी आपको गवर्नमेंट से, रेगुलेटर से, मतलब जस्ट टू बी क्लियर, स्टेट से जिसकी उम्मीद है ये हमें करना चाहिए, हो सकता है। और ये याद रखिए कि हमारी जो 5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, वो 2 डीजल बनाती हैं यूनिट, 1 पेट्रोल, 1 फर्नेस ऑयल बनाती हैं। सो आपको थोड़ी सी इंजेन्युइटी एंड एम्पैथी दिखानी है कि इसको हैंडल कैसे कर जाना है। शायद डीजल की कीमत 30-40 रुपए नीचे आ सकती थी। तीसरी बात, इसमें जो PDL है जो हमने 160 से 80 किया, ये तो IMF से, चूंकि आपने अच्छा जिक्र कर दिया, अगर आप बात कर लेते तो PDL को आप स्लोली थोड़ा सा कम कर सकते थे, बिकॉज जो 1468 अरब रुपए का सालाना का टारगेट है ना, वी आर प्रीटी मच डूइंग ऑल राइट इन दैट। फिर मेरी एक और गुजारिश है कि 390 अरब हमने अगर कंटिजेंसी के रखे हैं ना, तो वो हम किसी और शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए नहीं पूरा कर सकते। दैट इज, ये बजट की सैंक्टिटी मेंटेन करनी चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि जिस चीज के लिए पैसे रखे गए हैं वो उसी के लिए इस्तेमाल हो। अगर कहीं और शॉर्टफॉल आ रही है तो वहां से उसको पूरा ना करें। दिस इज हाउ यू नो मैनेज अ गुड फिस्क। अच्छा, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर अब पे आ जाते हैं। आपने कहा इस फॉर्मूला को रिविजिट करने की जरूरत है क्योंकि क्रूड और रिफाइंड में इतना कीमत का फर्क आ चुका है कि वो सर्टनली मुनाफा जो है वो रिफाइनरीज के पास जा रहा है। क्या इन दिस डे एंड एज, इन दीज सर्कमस्टांसेस, ये मतलब जायज़ मुनाफे की जुमरे में आएगा या नहीं? हमने UAE का कर्जा वापस करना है, हमारे कुछ यूरो बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, हमें ज़र मुबादला के ज़खायर, हमने IMF से ज़ाहिर कुछ एक वादा किया हुआ था, हमारी कुछ उम्मीद भी थी जिसमें ये चीज़ें शामिल नहीं थी। कितना फ़र्क पड़ेगा और अल्लाह ना करे शायद हमारी रेमिटेंसेस पे भी डेंट पड़े।
सो पहली बात यह है कि एक तो उसको करें, फिर यह है कि डीरेगुलेशन की बात 2018 में हुई थी, मैं टेबल पे था एंड आई वाज वन ऑफ द प्रपोजर्स ऑफ दिस कि पाकिस्तान की इसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए। और जैसे कि हमारी सिस्टम है वो वक्त मांग लेता है उसको करने में, वो 2018 और 2026 में फिर रिपीट कर रहा हूँ, the prices need to be deregulated, the sector needs to be deregulated. There is one deregulation and that is in the high end, high octane deregulated है पाकिस्तान में, और इसीलिए आप डिफरेंट पंप्स पे उसकी डिफरेंट कीमत देखते हैं। इसमें 3 और चीजें मैटर कर जाएंगी, सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। IEFM कि जी गिलगित में ऊपर जाके ₹7.5 हम उसके दे रहे होते हैं, वो भी मैटर कर जाएगा। एक और चीज मैटर कर जाएगी, एक मार्जिन है, चलें ₹8 की बजाय ₹4 हो जाएगा, आई डोंट नो। फिर एक डीलर मार्जिन है वो भी ₹8 है, सो ₹25 तो यहाँ पे भी हैं। सो डीरेगुलेशन इज योर ओनली फ्रेंड। अब आ जाइए, $3.8 बिलियन अप्रैल में अब पेमेंट जा रही है पाकिस्तान की, 1.3 जा रही है किसमें, जो यूरो बॉन्ड, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। इन सबको जब यूरो बॉन्ड तो लिया होगा, $17.5 अरब का IMF के साथ तय है कि जून 30 को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर होंगे, विद 2.46 बिलियन जो एक्स्ट्रा जा रहा है UAE का, सो दिस विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर। सो पूरा जो उनके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का टेबल 3 है, मेरा ख्याल है उसको हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनेंसिंग नीड है वो तब्दील हो गई है। ईदर वी गो टू द मार्केट, अगर तो रेमिटेंसेस होल्ड कर रही हैं जिसका डेटा हमें देखना पड़ेगा, तो फिर तो आप इंटरबैंक से ये पैसे पिकअप कर सकते हैं। नंबर 2, यू गो बैक टू द मल्टीलैटरल्स एंड यू पिकअप 3 बिलियन के करीब, सो दैट ये जो 2.46 है ये मीट हो जाए, क्योंकि पहले भी एक 460 मिलियन का गैप उस टेबल में लिखा हुआ है। मैं तो एग्जैक्ट बाय द टेबल जा रहा हूँ जो फंड ने बनाया था। तो ये $3 अरब का टू मेक $17.5 अरब, मेरा ख्याल है शायद $17.5 अरब अब नहीं मेक कर सकेंगे। फंड के साथ प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करना लाजिम व मलजूम है। मैं एक और फिगर आपको देता हूँ कि हमने 9.2%, सो इन्फ्लेशन बिफोर जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, आप दोनों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो 51 चीजें जो आप दोनों खरीदने जाते हैं, जो आप यूज करते हैं, वो उन पे मुहित है, वो उस गरीब आदमी पे भी मुहित है। प्री वॉर 4.8% की ग्रोथ थी लास्ट वीक ऑफ फरवरी, जो लास्ट वीक ऑफ मार्च है पिछले मार्च से 9.2% की है। आपका एक और चीज जो हिल जाएगी वो आपके मॉनेटरी टारगेट्स, विच मींस कि जो CPI आएगा अप्रैल का, तो आपको ये भी दिखाई देगा कि आपको अपना जो पॉलिसी रेट है उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी केयरफुली करना चाहिए, ये सप्लाई साइड शॉक है, ये डिमांड साइड शॉक नहीं है। अब इकोनॉमिक रिस्पांस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जिसकी हमने बात की, और एंड में इस पे करूंगा कम्युनिकेशन टू द मुख्तसरन डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास काफी कम है जी। कम्युनिकेशन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अपना तर्जे जिंदगी सरकार भी, that's the most important thing कि आपको एनर्जी कंजर्व करनी है, एंड दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ इन दीज सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है ना बड़े ग्रेव हैं। इसका कोई मैकेनिज्म ही बनेगा तो होगा, लोगों से एक्सपेक्टेशन ना ये रखी जाए, वरना पिछले महीने का हाल तो हमने डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताई दी है। डॉक्टर खाकान नजीर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वेलकम। अच्छा, आपको ये बताते हैं, और आपको पता ही होगा, शायद आप देख रहे होंगे कि मुल्क में बारिशों का राउंड 2 जो है वो शुरू हो रहा है आज से। आपको पता है ये बड़ी मायूब सी सूरत हाल है, क्योंकि अप्रैल शुरू हो चुका है, गर्मी उस तरह से पड़ नहीं रही है, पड़नी चाहिए। अब इस मौसम में गर्मी पड़नी चाहिए, क्योंकि जहां हम देख रहे थे कि आम के पेड़ों में छोटी छोटी अम्मियां आना शुरू हो गई हैं, अमरूद के पेड़ों में फूल खिल गए हैं, वो दोबारा एकदम से कर्टेल होना शुरू हो गई हैं चीजें। सो हम महकमा मौसमियात नहीं हम नहीं करने देंगे। हम जरा मालूम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान विर्क साहब। इरफान विर्क साहब, आप डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के, बता दीजिए अब क्या सूरत हाल रहेगी आज से ऑनवर्ड्स इस हफ्ते में कराची, सिंध एंड पंजाब और बाकी मुल्क में? देखिए, ये एक जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है, आज जो है ये बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है। कल भी इसने कुछ इलाकों में बारिश की है, आज ये मजीद बारिश करेगा। ख़ासतौर पे शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के जो इलाके होंगे, इसमें बारखान के इलाके हैं, जोब के इलाके हैं, जाफराबाद, नसीराबाद, डोरालाई और जनमक्सी के इलाके होंगे यहाँ पर, और इसके अलावा जो कोहे सुलेमान के पहाड़ होंगे जिसमें डीजी खान और इससे मुल्हिका जितने भी इलाके होंगे, इन इलाकों में बाज़ इलाकों में हम मूसलाधार बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन इलाकों में कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो जाएगी। और 7 और 8 मार्च को ये बालाई
भलाई इलाकों में जो है ना वो दाखिल हो जाएगा, जिसमें भलाई पंजाब के इलाके होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, भलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे। इसके अलावा कोहाट, बन्नू, पेशावर, जो भलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे उसमें तीर, स्वात, कोहस्तान, बडग्राम ये इलाके हैं। इसके अलावा कोरम है, वजीरस्तान के इलाके होंगे। जो भलाई पंजाब के इलाके होंगे इसमें लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा, इसके गिरदोनवा के इलाके, इसके अलावा बखर, लिया, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ इलाकों में जो है ना वो बारिश हो जाएगी, बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश है, इसमें आंधी के भी चलने के चांसेस हैं। और क्योंकि टेम्परेचर का कंट्रास्ट जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसलिए यालाबारी भी मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा जो सिंध के कुछ इलाके होंगे वहाँ पर भी हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भलाई सिंध के कुछ इलाके और जो दरियाए सिंध के साथ की पट्टी है जो सिंध के इलाके, वहाँ पर भी बारिश के एक्सपेक्ट। इरफान साहब, ये आपको नॉर्मल लग रहा है ये वेदर पैटर्न? दिस इज व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल? देखिए जो है अमूमन जो है मार्च के महीने में 3 से 4 स्पेल आया करते हैं, वो कि वहां पर गैप आ जाया करता है, लेकिन ये कोई इतना नॉर्मल नहीं है। आजकल जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसमें गैप नहीं आ रहा। आप एक दिन गैप आता है, फिर बादल आ जाते हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो बहुत वार्म हो चुका है। इससे पहले इतना वार्म नहीं था, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है हमारी कार्बन एमिशंस की पूरी ग्लोब में, उसने एटमॉस्फेयर को वार्म कर दिया है। इसलिए आपको एपिसोड जो है वो मिलती हैं रैपिड कि जल्दी जल्दी कराची में बारिश है आज? कराची का बताते हैं। देखिए आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची में भी बारिश हो जाएगी। अच्छा, आज कराची में बारिश होगी और ये आज तक ही रहेगी या कल परसों तक भी स्पेल चल सकता है? आज सिर्फ आज के लिए है, ये कल से जो है ना ये ऊपर उठ जाएगा, ये भलाई इलाकों में हो जाएगा। सही है। ऑलराइट, और आप फोरसी कर रहे हैं कोई और स्पेल? आज की तो हमने बात कर दी है, एंड नेक्स्ट देखिए ये वाला जो स्पेल गुजर जाएगा उसके बाद जो है इतनी इंटेंसिटी, इतनी शिद्दत जो है वो आने वाले स्पेल्स में नहीं लग रही। ये जब स्पेल गुजर जाएगा उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेक भी आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान विर्क साहब, डायरेक्टर मेट। थोड़ी बहुत बारिश होगी आज और उसके बाद जरा एक लंबा ब्रेक है। वेलकम बैक जी। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया था वफाक की तरफ से, तो वफाक ने कहा था अब बाकी किस तरह मैनेज करना है, सब्सिडी किस तरह देनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह संभालना है, ये सब सूबों की जिम्मेदारी है। अब तमाम ही सूबों ने तकरीबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ख़त्म कर दिए हैं। हाँ, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी इनफैक्ट, और वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतें जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत में मोटरसाइकिल सवारों और ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने का ऐलान कर चुकी हैं। और ये भी आपको बताएं कि सूबाई हुकूमतों ने इसके लिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फ्री कर दी है और आवाम से कहा जा रहा है कि पेट्रोल बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें और कारपूलिंग करें। ये सारी जो एडवाइजरी है, मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन और मोटरसाइकिल ट्रांसफर जो अपने नाम पे है ना, ये भी फ्री कर दिया गया, पंजाब में भी कर दिया गया है, यहाँ भी सुना है। कर लेना, फायदा उठाएं। सो फौरन अगर आपके नाम पे बाइक नहीं है तो अपने नाम पे बाइक कराएं, ताकि जब ये सब्सिडी बाकायदा मिलना शुरू हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। फिर कार पूलिंग, यार ये तो कर लें, मतलब ये तो कर लेनी चाहिए थी। और अगर हुकूमत क्या कहेगी, ये तो हम सब बैठ के आपस में सोचें, सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करें। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह ने कल हुकूमती प्लानिंग से आगाह किया, सुनिए वो क्या कह रहे थे। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उनके किरायों में इजाफा नहीं होना चाहिए, और जो गरीब तरीन तबका है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है उनकी खातिर हम कहीं नुकसान होगा तो वो भी उठाएंगे, लेकिन किराए जो 28 फरवरी से पहले नाफिज थे जो कि नोटिफाइड है उसमें इजाफा नहीं करें। इनसे वादा किया है कि आपका जो भी खर्चा होगा, हम एक एक बस पे तो नहीं जा सकते, लेकिन जनरली बसों पे जो शहर के अंदर चलती हैं, जो इंटरसिटी चलती हैं, उनकी जो फ्यूल कंजम्पशन है उसके हिसाब से जो इनका खर्चा हो रहा है डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से, वो हुकूमत सिंध पूरा करेगी। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, कल भी मैंने बताया था इस पूरी जो एक्साइज का तरीका कुछ ऐसा है कि बस को 1 लाख रुपया थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतें सब्सिडी दे रही हैं हर रजिस्टर्ड बस को, तो लाख रुपया उधर से आएगा। उसके अलावा लाख रुपया उसे अगर वफाक के थ्रू हम दे रहे हैं, वो भी सूबे दे रहे हैं, तो 2 लाख रुपए सूबाई, जो भी डिफरेंट नंबर होंगे। अगर कम चलती है गाड़ी तो कम मिलेगा, ज्यादा चलती है तो ज्यादा मिलेगा। हम एक एक गाड़ी का हिसाब नहीं लगा सकेंगे, लेकिन रूट के हिसाब से हिसाब जरूर लगा लें। इस पे सबने इत्तेफाक किया है।
इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या इत्तेफाक हुआ है, किन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ है। ज़ाहिर है ये समझना ज़रा मुश्किल होता है, काम आदमी के लिए लाख रुपए किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। फिर सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या फ्री? कामरान रज़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इन द स्टूडियोज, हमारे साथ ही हैं। और नादिर नबील कबूल ने भी हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट के। सो कामरान भाई, क्या फार्मूला तय हुआ है, किस तरह से यहाँ मुख्तलिफ तबकात को सब्सिडी दी जाएगी? देखें, सबसे पहले तो सिंध में मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर सिंध पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया को बुलाया और जुमे के दिन उन्होंने तफसीलात से आगाह किया कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो भी मीटिंग्स हुई थी उसमें फिर क्या डिसीजंस लिए गए। तो सिंध ने आगे बढ़ के सबसे पहले ये ऐलान किया कि भाई जो सिंध में मोटरसाइकिल्स हैं उनको एक तो सब्सिडी दी जाएगी पेट्रोल पे, और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन को जो था उसको उसमें भी रियायतें दी हैं, और जो ट्रांसफ़र है उसको फ्री कर दिया गया है। और मोटरसाइकिल के लिए उनका ये कहना है कि तकरीबन सिंध में मोटरसाइकिल्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, 6.5 मिलियन, मतलब कोई 65 लाख से ज़्यादा सिंध में मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। उसके लिए अभी एक एप्लीकेशन बना रहा है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, और एक टेलीफोन हेल्पलाइन भी शुरू कर रहे हैं कि लोग उस पर अपना रजिस्टर करें। एप्लीकेशन बन रही है अभी, एप्लीकेशन शायद आज अनाउंस हो जाए या एक आध दिन में अनाउंस हो जाए। हम अभी पता कर लेते हैं। नादिर, आप भी हमारे साथ हैं, वेलकम। ये एप्लीकेशन की जो बात हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ऐलान कर दिया गया है तो सब्सिडी भी मिलने वाली है। एप्लीकेशन अभी नहीं है, कितने लीटर पे मिलेगी, किस किस को कैसे मिलेगी? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, जो कमरान भाई ने काफ़ी सारी डिटेल्स ऑलरेडी ले आउट कर लिए, एंड बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि एक एप्लीकेशन पे काम बहुत तेज़ी से जारी है और विद इन अ कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और जितने भी रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल यूज़र्स हैं सिंध सूबे के अंदर, उनको फी मोटरसाइकिल ओनर 2000 रुपीज़ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू मिलेगा। ये जैसे ही ऐप लॉन्च हो जाएगा इंशाल्लाह, जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं एंड मीडिया के थ्रू तमाम जो सार्फिन हैं उन तक इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई जाएगी। 15 दिन का एक लीनियंसी पीरियड भी दिया जा रहा है ताकि जितने भी ऐसे मोटरसाइकिल राइडर्स हैं जिनके नाम पर अभी इस वक्त बाइक्स नहीं है, इन प्रिंसिपल, सॉरी मैं आपको इधर इसलिए रोक रही हूँ ताकि हम एक एक करके बात कर लें। इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ऐप अभी बनी नहीं है। जब ऐप बनेगी तो फिर लोगों को पता चलेगा, मतलब हाउ लॉन्ग इज इट ऑल गोइंग टू टेक। क्योंकि ऐप में थोड़ा सा ग्लिचेस हो जाते हैं, ग्लिचेस भी आते हैं इनिशियली। इट्स नॉट अ रनिंग थिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड एंड टेस्टेड। जी देखिए, एग्जैक्टली इन प्रिंसिपल तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि इसी महीने अप्रैल से 2000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बेशक अगर इस ऐप को कुछ दिन ज़्यादा लग जाते हैं और जो ग्लिचेस भी बिल्कुल आते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उससे जो एंड इफेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। 2000 रुपए अप्रैल के महीने के भी मिलेंगे। सो पर महीना बिफोर द मंथ एंड्स, पर महीना 2000 रुपए हर मोटरसाइकिल सवार को मिलेंगे, राइट? एग्जैक्टली बिकॉज हम नहीं चाह रहे थे कि पंप पे जाए, वहाँ पे कंफ्यूजन फैलाई जाए, एक हैसल हो वहाँ पे। आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप वो जो ऐप होगा, ऐप के अंदर अपना आप बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, और फिर डायरेक्टली आपको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में ही आपको पैसे आ जाएंगे। बेसिकली डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है, कैश ट्रांसफर। अच्छा, ये एग्रीकल्चर का क्या कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है हमारा डीजल की सबसे ज्यादा खपत एग्रीकल्चर सेक्टर में है। कोई एकड़ेज तय की गई है कि कितने एकड़ से कम फार्मर को फायदा होगा? वो उन्होंने बताया था चीफ मिनिस्टर ने कि जो 25 एकड़ से कम अराजी रखने वाले जो काश्तकार हैं या जो किसान हैं उनको 1500 रुपए पर एकड़ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। उसका भी रिकॉर्ड ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट के पास बड़ी हद तक मौजूद है, क्योंकि एक हारी कार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसमें जो कम जमीन रखने वाले सारे लोग तो हारी कार्ड पे नहीं होंगे, एक बड़ी तादाद उनकी है। और फिर अब इस स्कीम के तहत मजीद लोग भी कराएंगे। और जहाँ तक वो अभी एप्लीकेशन की बात हो रही थी, तो उस एप्लीकेशन में हुकूमत ने डिसाइड किया कि हमने अप्रैल के महीने में देना है, 20 वर्किंग डेज हैं, और 100 रुपए पर लीटर अगर एक दिन इस्तेमाल होगा तो 2000 रुपए अगर वो एक हफ्ते बाद भी कोई उसको रजिस्टर्ड कराता है तो हो जाएगी। इसके अलावा एक एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए उन्होंने बताया कि उसके सैटरडे और संडे को ऑफिस खुले रहेंगे, फ्री ट्रांसफर करेंगे। और अब ये पहले कितना टाइम लगता था ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में, और अब ये मुफ्त हो गया। मतलब आप एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं? और दूसरा रश तो लगेगा ना,
सैटरडे संडे भी कर ले तो तब भी रश लगेगा, तो ये हैंडल कर पाएंगे? ये नहीं, देखिए इसके लिए अभी तैयार है? देखिए पिछले 1-2 साल से जिस तरह से चल रहा था, जब शर्जील मेमन एक्साइज के मिनिस्टर बने और उन्होंने काफ़ी जो डिजिटलाइजेशन है इस डिपार्टमेंट में वो की और उसको फिर वो कंटिन्यू चलता रहा। उसमें ये हुआ था बहुत बड़ी तादाद नंबर प्लेट्स की वजह से या स्मार्ट कार्ड की वजह से उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र कराए थे। और फिर अब अगरचे पाबंदी है कि जो सेलर है उसको उसका लाजमी मौजूद होना ज़रूरी है अगर वो अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र किसी नए नाम पर होनी है तो, लेकिन वो उसमें भी बताया ये जा रहा है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से ये रिलैक्सेशन दी जा रही है कि मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उनमें सेलर की पाबंदी कुछ दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए। अच्छा, अब नादिर एक सवाल हमारे जहन में ये आता है कि एक घर में मोटरसाइकिल भी होती है, गाड़ी भी होती है, या फिर लोग मिसयूज ना करें कि जी अपने किसी स्टाफ के नाम मोटरसाइकिल ट्रांसफर करा लें, ये भी होता है ना कि गाड़ी, या फिर इफ आई हैव अ कार एंड बाइक, एम आई एलिजिबल फॉर दैट सब्सिडी? जी बिल्कुल, as long as you have a registered motorcycle under your name, you will get that subsidy. अब unfortunately जाहिर सी बात है लूप होल्स हर सिस्टम में होते हैं और अच्छे से अच्छे सिस्टम में और प्रोग्राम्स में और स्कीमों में गवर्नमेंट के होते हैं, बट बिकॉज इस वक्त इमरजेंसी एक सिचुएशन है और हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट के जो सबसे निचले से निचला तबका है उसको मैक्सिमम फायदा मिले। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे भी देखा जाता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स का गलत फायदा भी कुछ लोग उठाते हैं, उसको कर्टेल करने की कोशिश तो की जा सकती है पर 100% उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट फोकस हमारा यही है कि जो हमारे मोटरसाइकिल सार्फिन है जो ऑब्वियसली डेली उनको ऑफिस जाना होता है और ये जो डिफरेंट जो एप्स के राइडर्स होते हैं, फूड डिलीवरी सर्विसेज के राइडर्स होते हैं, वो जाहिर सी बात है उनको सबसे ज़्यादा बर्डन फेस करना पड़ा है इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस की वजह से, तो उनको हमने मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड करना है। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इसका फायदा ऐसा शख्स उठा ले, क्या तय हुआ है? मतलब फूड डिलीवरी राइडर्स एक अलग कैटेगरी है, ट्रांसपोर्टेशन वाली एक अलग कैटेगरी है। मुझे मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू याद है, वो कह रहे थे जो खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है, तो उसका बोझ वही उठाएगा। क्या तय हुआ है इस पे कामरान साहब? बिल्कुल ऐसा आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कल ये सवाल भी हुआ था कि जो डिलीवरी राइडर्स हैं फूड डिलीवरी के लिए, उनके लिए कोई, तो उस पर मुराद अली शाह साहब ने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि अगर मैं कोई खाना ऑर्डर करता हूँ, ऑनलाइन खाना मंगाऊंगा तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उसका बोझ फिर मैं खुद उठाऊंगा। वो अगर उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर वो पहले डिलीवरी राइडर पे सब्सिडी नहीं होगी, उनको वही 2000 रुपए मिलेंगे जो सारे सबको मिलेंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करेंगे? वैसे तो ज़ाहिर है कमी है, लेकिन ओवरऑल ये जो, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो बसों को 1 लाख रुपए देने की बात हो रही थी, उसका क्या फॉर्मूला है? नबील आप बताएंगे। देखिए ये एग्जैक्ट डिटेल जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने खुद फरमाया कि वो डिटेल्स फाइनलाइज हो रहे हैं और आई थिंक आज हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध गवर्नमेंट की कि जो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर्स बार बार एक तरह से थ्रेटन कर रहे थे कि हम स्ट्राइक करेंगे या फेयर्स बढ़ा देंगे, और ऑब्वियसली जो अगेन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है वो यूजुअली वही लेबर तबका या मजदूर तबका या ऐसे लोग होते हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं, तो उनको इम्पैक्ट से बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है सिंध गवर्नमेंट करके ट्रांसपोर्टर्स की जो एसोसिएशन के साथ एक एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल रीच कर लिया है कि फेयर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो ये इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं नादिर, उस पे भी मिलेगी रिलैक्सेशन? जी, ये अलग अलग राउट्स के हिसाब से ये डिटेल्स फाइनलाइज किए जा रहे हैं। अगेन ये कामरान साहब बताएंगे हमें जी। देखिए 2 कैटेगरीज हैं ट्रांसपोर्ट में हमारे, एक तो गुड्स या जो पेट्रोल डीजल या एडिबल ऑयल की कैटेगरी है जो इंटर प्रोविंस चलती है, और दूसरी कैटेगरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें बसेस में कराची में या सिंध के दीगर जो अजला हैं वहाँ पर इस्तेमाल होती है। जो वो कैटेगरी है जो इंटर प्रोविंस चलती है, जिसमें ऑयल टैंकर्स हैं, जिसमें एडिबल ऑयल है या जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट है, कंटेनर्स वगैरह जो लेके जाते हैं, उनके लिए ये तय हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट उनको 1 लाख रुपए देगी हर ट्रांसपोर्टर को, ताकि वो ये जो डीजल का फ़र्क है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि उन्होंने कितना ट्रैवल किया और उनको हम क्या सब्सिडी दे सकते हैं। और जहाँ तक बात आई बसेस की, तो कल सारे जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें थी, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद समेत जितनी भी बस ओनर्स की तंजीमें हैं या एयर कंडीशन बस ओनर्स हैं या मिनी बस ओनर्स की तंजीमें, वो तमाम की मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर हाउस में, जिसमें जो सूबाई मिनिस्टर्स थे कंसर्न वो भी मौजूद थे, मेयर कराची मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, और उसमें ये फैसला हुआ कि किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। 1 लाख रुपया इन तमाम बसेस
के जो मालकान हैं इनको इनकी गाड़ियां अगर रजिस्टर्ड होंगी और ये टैक्स पे कर रहे होंगे अपना रेगुलर जो मोटर व्हीकल टैक्स है, अगर ये पे कर रहे होंगे तो इनको 1 लाख रुपए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। और फिर रोज़ाना चूंकि इनका एक अंदाज़ा लगाया सिंध गवर्नमेंट ने इनके रूट परमिट्स के हिसाब से कि इनको 8,000 रुपए के करीब जो फर्क डीजल का आएगा वो गवर्नमेंट दे देगी। उसमें स्कूल वैन्स का भी बात हुई थी कल, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, लाखों बच्चे हैं जो स्कूल वैन्स में जाते हैं। स्कूल वैन्स की तरफ से ये बताया गया कि स्कूल्स नादिर, हम जितने भी एनर्जी एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कर लें, वो कह रहे हैं जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इस वक्त एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड, हम जो मर्जी कर लें हम इससे नहीं निकल सकते। सो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जाहिर है हम स्कूलों का फैसला करें कि 3 दिन जाना है, चाहे एक्सटेंडेड टाइम कर लें, दफ्तरों का करें और दुकानों का भी करें कि हमने 6 बजे दुकानें या 7 बजे बंद करनी है, रेस्टोरेंट्स हमने 10 बजे बंद करने हैं। हम क्या इन फैसलों पर भी गौर कर रहे हैं? और नादिर, सॉरी, वी हैव टू एडिट हियर, जो ताकतवर तबका है, जो व्हिच कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, जो ताजिर हैं, जो आपकी बात नहीं सुनते बाय द वे, उनको आप माइल कर लेंगे? कुछ सोचा है इस बारे में? देखिए अगेन मुराद अली शाह साहब ने कल खुद बताया कि ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, फाइनलाइज नहीं की जा रही है। अगेन रेजिस्टेंस बहुत मिलती है हमें ताजिर बरादरी से और जो शॉप ओनर्स हैं उनकी तरफ से, तो होपफुली वी विल रीच एन अग्रीमेंट एंड कंजर्वेशन बिल्कुल। बल्कि मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ दैट आई यूज्ड टू लिव इन अमेरिका, वहाँ पे तो इनकरेज किया जाता है कार पूल्स को, 2+3 या 3+4 पर्सनस को, और यहाँ पे भी आई थिंक वी नीड टू चेंज द कल्चर कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन योर ओन इंडिविजुअल कार्स, जितने भी लोग हैं जो सिमिलर एरियाज में रहते हैं और सिमिलर प्लेसेस डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, तो एक कल्चर के अंदर इस चीज़ को इनकलकेट करने की ज़रूरत है कि कार पूल्स को तरजीह दी जाए। इसमें ना सिर्फ जो इंडिविजुअल सार्फिन है उनका फायदा है, बल्कि ऑब्वियसली कंजर्वेशन की वजह से पूरे माशरे और लंबे चौड़े जो मोटरकेड्स हैं ना, मोटरकैड, वो भी खुदा का वास्ता मोटरकैड्स जी बहुत कम किए हैं। वो तो खुद मुराद अली शाह साहब के सामने उस वक्त 3 वज़रा साहिबान बैठे थे, गालिबन नासिर शाह साहब, शर्जील मेमन साहब, और इन सब के जो जाहिर सी बात है इन्होंने वॉलंटरली अपना जो एक मोटरकेड होता है वो कम किया है। अपनी जो गाड़ियां हैं उनके अंदर जाहिर सी बात है फ्यूल कंजर्वेशन मेजर्स ले रहे हैं। What are the decisions which are likely to be made regarding the energy and fuel conservation? देखें ये इस जो लॉकडाउन है उस पर भी हमारी बात हुई थी, तो चीफ मिनिस्टर सिंध का कहना था कि उन्होंने इस्लामाबाद में ये इशू उठा था तमाम प्रोविंसेस की जानिब से, लेकिन मुराद शाह साहब का कहना है कि उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कराची की डायनेमिक्स सूबे के दीगर हिस्सों से ज़्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ पर लेट आवर्स में लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट होता है और फिर शाम के वक्त में चूँकि रेस्टोरेंट्स भी खुली होती हैं, बाजार भी थोड़ा लेट खुलते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि कराची का मतलब दूसरे मानों में ये हमें जो समझ आया कि वो नहीं चाहेंगे कि इसकी वजह से कोई ऐसी सख्तियां हो, हुकूमत खुद सब्सिडी देने वाली तो हमें तब्दील करने मतलब हम 1 बजे तक दुकान नहीं खोलें और उसके बाद रात 10 बजे बंद करें ना, हम अपनी सेहत का ख्याल रखें ना, बीवी बच्चों को वक्त दें। सो ये वी नीड टू चेंज दिस, वी नीड अ कल्चरल चेंज। Yes, absolutely. और मेरा नहीं ख्याल कि we can sit on the fact कि हम खुद ही से कर लेंगे, थोड़ी सी सख्ती होगी तो होगा, वरना हम वो लोग नहीं है जो हम खुद ही कारपूल करना स्टार्ट हो जाए। वो तो हमने लॉकडाउन में देख लिया कि कई महीने तक होता रहा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जब पाबंदी होती है ना, तो जहाँ शादियां हमने सारा बचपन 2-2 बजे रात में खत्म किए, वहाँ 10 बजे खत्म हो जाती हैं। अब हमारी अपनी भी खत्म हुई, जब पाबंदी होती है तो फिर होती है। Okay, so that's all the time we have. Nadir, thank you for being with us, and कामरान भाई, thank you, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पिछले घंटे में हम यही एक्चुअली बात कर रहे थे और हाउ द वॉर इज अफेक्टिंग अस। राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के, हमारे साथ। राना साहब, जो हालात हैं सभी मान रहे हैं कि हुकूमत पर सख्त माशी दबाव भी है, ऐसे में सब्सिडी देने से दबाव और ही बढ़ रहा था, ज़ाहिर है उसको भी महदूद तो नहीं किया जा सकता था। सो क्या हम समझें 2022 जैसी सूरत हाल बन चुकी है या उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने अभी तक जो भी सब्सिडी दी है, खसारा बढ़ा के सब्सिडी नहीं दी। हुकूमत ने अपने ही एनवेलोप में रहते हुए जो PSDP है उसमें कटौती और जो आपका ऑस्टेरिटी मेजर्स के ज़रिए या कंजर्वेशन के ज़रिए जो बचत है उसके ज़रिए जो है वो हुकूमत ने सब्सिडी दी है। और अभी सूबे जो हैं अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है चीज़ों को सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑयल प्राइसेस के एक बेइंतहा बढ़ाव से, ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन से जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई की शरह के अंदर हो, उसको मैनेज करना
बहुत मुश्किल होता जा रहा है और दुनिया भर में ये चैलेंज है। और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप पे और चारों सूबों की मुशावरत से और उनके साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ना अपने खसारे बढ़ने दें और अवाम को जिस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो प्रोटेक्ट करें और इस मुश्किल सूरत हाल को हम मैनेज करें, इस उम्मीद के साथ कि ये जंग जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी। वहाँ भी पाकिस्तान एक लीडिंग किरदार सालिसी के लिए जो है वो अदा कर रहा है। अच्छा, अब बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, मतलब चैलेंजेस आर इमेंस। अब हमें मुल्क चलाना है, गरीब को बचाना है, कर्ज भी वापस करना है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तरीका जिससे फ़र्क पड़ सकता है वो था मार्केट्स के औकात जो हैं वो महदूद करना। आई मीन इट्स नॉट सो आउट ऑफ द बॉक्स, वी हैव डन दिस बिफोर, स्मार्ट लॉकडाउन टाइप किसी रास्ते पर जाना। तो ये तो कारोबारी हजरात जो हैं वो ही कर सकते हैं और वो करने को होने नहीं देंगे। क्या अब मुखालफत के बावजूद जो ये करना पड़ेगा, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे? मतलब दे शुड नॉट हैव अ चॉइस कि वो करें ना करें, अब करवाना ही होगा। देखिए, लॉकडाउन तो बिल्कुल जो है मार्केट टाइमिंग्स को अगर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा वो तो करना है और वो सूबे उसमें बिल्कुल हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल से बलूचिस्तान और केपी ने तो मार्केट को बंद करने के टाइम्स अनाउंस कर दिए हैं और उसको जो है वो ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट आ गई, जो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमें इस मुश्किल हालात में हमारे पास चंद ही ऑप्शंस हैं। नंबर 1, हम कंजर्वेशन करें। मार्केट जो है रात को 11-12 बजे तक खुलने की कोई तुक नहीं है दुनिया में, तो वैसे ही बहुत सारे मुल्कों में मार्केट के टाइमिंग जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। और इस सूरत हाल में अगर जितनी हम बचत करेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा कि इस मुश्किल वक्त को जो है वो हम मैनेज कर सकें। जहाँ तक कर्जे वापस करने की बात है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो $16 बिलियन पे हैं और ये आपको याद होगा कि एक वक्त पे $4 बिलियन पे भी थे ये 2022 के एंड में। तो हमने इसको खुद बिल्ट अप किया है बगैर कोई आप कह लें कि विद इन जो स्पेस क्रिएट की मईशत में उसकी बुनियाद पे स्टेट बैंक ने और ओवरऑल हमने रिजर्व्स को बिल्ड किया है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास जो कर्ज है वो वापस करने की भी कैपेसिटी है और हमें कोई एक्सटर्नल साइड के ऊपर कोई खतरात नहीं हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा, इस सबके साथ ये भी बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, करेंसी डीवैल्यू होगी, कुछ नए टैक्सेस भी लगाने पड़ सकते हैं, बिजली गैस महंगी हो सकती है। सो क्या बजट से पहले एक मिनी बजट आने वाला है? देखिए, हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ों को जो है प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम किसी क्राइसिस में, पाकिस्तान कतई तौर पे क्राइसिस में नहीं जा रहा, हम क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं जो दुनिया भर में क्राइसिस आया हुआ है और बड़ा प्रोएक्टिवली हुकूमत जो है इस क्राइसिस को जो है वो मैनेज कर रही है। और देखें, इंटरेस्ट रेट्स तो MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो उसको तयन करेगी, लेकिन अगर महंगाई की शरह बढ़ती है तो इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली MPC इस पर फैसला करेगी। हम पहले ही प्रोजेक्ट या चीज़ें जो है वो ना करें कि आगे जो है ये होने जा रहा है और बिल्कुल हम नहीं समझते कि रुपया डीवैल्यू होने जा रहा है। हमारे पास इनफ रिजर्व्स मौजूद हैं। बिल्कुल हम करंट अकाउंट डेफिसिट को हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम इसको डेली बेसिस पे देखते हैं, वीकली, मंथली, सारा हम देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट और फिर रेमिटेंसेस के बाद हमारे पास क्या जो है वो सूरत हाल है। उसको हमें अगर मजीद आगे जाके मॉनिटर करना पड़ा या मैनेज करना पड़ा वो हम करेंगे और ये उसी को मैनेज हम कर रहे हैं कि जब हम मार्केट के टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या हमने जो प्राइसेस इंक्रीज किए हैं पेट्रोल की, उससे भी डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये भी उसको करंट अकाउंट को ही मैनेज करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है और मार्केट के जो औकात जो हैं, जो फिक्स किए हैं सूबों ने और जो करने जा रहे हैं वो इसी मकसद से कर रहे हैं कि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट को जो है वो कर्टेल करें इस जो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को हुकूमत प्रोएक्टिवली मैनेज करी। और देखें, एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में आप बहुत सारी पॉपुलिस्ट बातें कर सकते हैं, आप बहुत सारा जो है वो मसाला लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी फैसला अगर हमने डेवलपमेंट की कटौती की है तो उसके भी नुकसानात हैं, उससे भी आपकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हर फैसला जो है वो मुश्किल है और हम बैलेंस करना चाह रहे हैं कि खसारा भी ना बढ़े, मईशत का पहिया भी चलता रहे और अवाम पे जो है वो इस
इस जंगी हालात के अंदर बोझ जो है वो कम से कम पड़े। तो इन चीज़ों को हुकूमत मैनेज कर रही है और हम अपील करते हैं अवाम को कि अवाम कंजर्वेशन करे, पेट्रोल की कंजर्वेशन करे, डीजल की बिला वजह जो है ट्रैवल जो है उसको हम बिल्कुल बंद करें और चीज़ों को, बिजली को हम ख्याल से इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें जितना हम कर सकते हैं। तो हमें सबको मिलके जो है इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को हमने इससे बाहर निकालना है। सबको मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालना है। और यस, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स वगैरह की टाइमिंग अनाउंस कर दिए गए हैं, उसकी तफसील भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। ये जब तक फोर्सफुली नहीं होगा ये नहीं होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, अब बहरान तो एक है ही है और पूरी दुनिया का, ये सिर्फ हमारे लिए सिर्फ नहीं है, हमारा मौसम भी है और एक माहौल भी है। तालीमी निज़ाम जो है ना वो बड़ा मुतासर हो जाता है और तालीमी इदारों को बंद करना या नहीं बंद करना, दीज आर वेरी बिग डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन। देखिए ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा होता है साल में कि अब पहले हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी छुट्टियाँ हो स्कूलों में जितनी अब फॉर व्हाटएवर रीज़न होती हैं। इकोनॉमिक ईयर कितने साल दिन का रह गया? 127 दिन ही स्कूल खुल सके थे पिछले साल की बात करें पंजाब में, बाकी सूबों में भी कमोबेश यही हालात रहे हैं। 127 डेज बस, मतलब एक 3.25 महीने। बड़ा ही अफसोस होता है कि ये क्यों हो रहा है और गुस्सा हम अपने वक्तों का भी कर लेते हैं कि हमें क्यों नहीं कभी छुट्टी हुई। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, अभी क्या किया जा सकता है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और किस तरह ये एजुकेशन को एक इफेक्ट कर, एडवर्सली इफेक्ट कर। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा, मतलब जंग हो, मौसम हो, बारिशें हों, सैलाब आ रहे हों, कुछ भी हो, सबसे पहले स्कूल ही बंद होते हैं और शायद सबसे आखिर में ही खुलते हैं। सो बताइएगा किस तरह ये जो मौजूदा हालात हैं, अभी तो चले जाएंगे, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, इसने हमारे निज़ाम तालीम और एजुकेशन को मुतासिर किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुमार अब्दुल्ला बुलाने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारे पास कुछ भी होता है और अभी तो खैर हम डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व भी नहीं है, पेरिफेरी पे हैं, लेकिन ज़ाहिर है फ्यूल प्राइसेस की वजह से अब जब आपको टफ डिसीजंस करने पड़ते हैं तो आपको पता है सबसे पहली कैजुअलिटी हमारे पास, बिकॉज एजुकेशन प्रायोरिटी तो हमें पता है कि नहीं है, तो सबसे पहली कैजुअलिटी हमारे पास एजुकेशन ही होती है। स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। जो अब इन्होंने फैसला किया है, चाहे वो अंडर प्रेशर किया है, ये जैसे भी किया है, स्कूल खोल दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले जब बंद किए थे तो ख्याल ये था, एक तो ये कि उस ब्लैंकेट अप्रोच की ज़रूरत नहीं थी हमारे रीजन में। हमें पता है कि हर एक ने वो ब्लैंकेट अप्रोच नहीं ली, जबकि फ्यूल प्राइसेस का या पावर कट्स का मसला तो और मुल्कों में भी था। मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने अपने मुताबिक जो वो कर सकते थे किया। हमारे पास ज़रा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं शुरू में ही, और 3-4 हफ्ते के लिए उन्होंने सोचा ये खुद से कि शायद ये पूरे मुल्क का इशू है ट्रांसपोर्टेशन स्कूल जाने के लिए। हालांकि हमें पता है कि बहुत सारे इलाकों में बच्चे या पैदल जाते हैं या गाड़ियों पे तो एटलीस्ट वो स्कूल नहीं जाते। और फिर दूसरा ये सोचा विजुअल थिंकिंग कि हम बंद करेंगे तो लोगों का बिहेवियर शायद चेंज हो जाएगा। तो वो भी हमने देखा कि लोगों का बिहेवियर तो देखिए सिर्फ प्राइस या इकोनॉमिक्स चेंज कर सकती है। अच्छा डॉक्टर आयशा, कि मुल्क को काम के लिए क्या बेहतर है वो चीजें तो लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं करती। ओके, गॉट इट, एंड यू आर वेरी राइट, वी एग्री विद यू। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अब पिछले कुछ सालों से फॉर वन रीजन और अनदर ऐसा हो ही रहा है। मतलब कोविड से बात स्टार्ट हुई और उसके बाद क्लाइमेटिक चेंजेस, बारिशें, मतलब 1000 रीजंस बन गए और अब ये जंग। वी आर नॉट सेइंग दैट दिस विल कंटिन्यू, बट व्हाई नॉट कि हम वो जो एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको कुछ रेगुलरिटी में ले आएं। ये जो हम अपने 127 डेज ऑफ एजुकेशन लेफ्ट इन द कंट्री, बाकी आधा साल छुट्टियां ही रहती हैं, हम उसको किसी तरीके से परमानेंटली टैकल करने की कोशिश करें। सो कम रेन और शाइन, व्हाटएवर द हालात इन द वर्ल्ड माइट बी, हमारा एक सिस्टम हो जो चलता रहे। कैन वी गो टुवर्ड्स दैट? अच्छा, एक तो बात है इसमें हमारा शॉर्ट आंसर ये है कि मेरे ख्याल में हम अभी फिलहाल और मुस्तकबिल करीब में या इवन मीडियम टर्म में भी आई डोंट थिंक दिस विल हैपन। जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, हमें कोविड में भी पता चल गया, उसके बाद भी अब आपको पता है काफ़ी साल गुजर गए हैं और कहने को हम हमेशा ये कहते हैं कि ऑनलाइन पे स्विच कर लें। चंद स्कूलों के अलावा जो हाई इनकम, जहाँ पे पेरेंट्स भी बेहतर, उनके पास घर पे डिवाइसेस और कनेक्टिविटी और सहूलियात मौजूद हैं और उनके स्कूल्स भी बेटर इक्विप्ड हैं, वहाँ पे भी इशू होता है हुमार अब्दुल्ला, वहाँ पे भी इशू होता है। वहाँ पे फिर इस तरह की बातें भी शुरू हो जाती हैं कि अगर आपने स्कूल में नहीं बुलाना तो फीसें कट कर दें।
तो एक तो वो बहुत छोटा सेगमेंट है जहाँ पर आप ये किसी तरीके से ये सिस्टम चला सकते हैं। आपका बल्क ऑफ योर पॉपुलेशन इस तरह की ना स्कूलों में जाती है ना इस तरह के घरों में रहती है जहाँ पर वो सप्लाई और डिमांड ऑनलाइन की आप पूरी कर सकें। जो और ममालिक जो इस वक्त वॉर की जद में हैं, GCC ममालिक हैं, जैसे हमें पता है कि वो हमसे कहीं ज़्यादा अमीर मुल्क हैं, उनके जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसमें हमारे पास हमारी तरह की सप्लाई और डिमांड इश्यूज़ नहीं है। वहाँ पर भी जो ऑनलाइन स्विच हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स, वो भी सब ऑप्टिमल एजुकेशन ही देते हैं जब वो ऑनलाइन स्विच करते हैं। तो कहीं पर भी इस वक्त आपको किसी मुल्क में भी कोई ये कहता हुआ नजर नहीं आता कि अगर आप ऑनलाइन पे स्विच करें तो दिस इज बेटर देन इन पर्सन। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में ये कहना बहुत ज़्यादा, जब हुकूमत ये कहती है कि हमने तो जी ऑनलाइन पे स्विच कर दिया नुकसान नहीं हो रहा, आई थिंक ये बहुत मिसगाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, फिर कौन सा एज ब्रैकेट है जिस पे ऑनलाइन एजुकेशन सही काम करती है? मतलब हमारे यहाँ ऑनलाइन यूनिवर्सिटियाँ तक हैं और मतलब डिग्रियां लोगों के पास मौजूद हैं। सो क्या हम करें कि हाँ जी आफ्टर अ सर्टेन एज अगर आप ऑनलाइन पढ़ लेंगे, हाँ यूनिवर्सिटी में शायद या कॉलेज में आई थिंक इट वुड बी ओके, बट हाँ नहीं, अब मैं यूनिवर्सिटीज की भी आपको बात बता रही हूँ और अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात बता रही हूँ पाकिस्तान की, जिनके VCs, जिनके प्रोफेसर्स इस वक्त आपको ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, पर जब आप उनसे बात भी करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि नहीं हम उस तरह से तालीम दे पाते हैं क्योंकि हर चीज़ आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बहुत प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं। फिर आपको पता है कि एजुकेशन के अंदर सिर्फ आपने वो किताबें पढ़ा के और वो एक 1 वे या 2 वे वो लेक्चर डिलीवर करके उससे एक अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं हो जाती है। और बहुत कुछ होता है जब आप कैंपस में जाते हैं और क्लासरूम में अपने प्रोफेसर्स के साथ या अपने स्टूडेंट अपने बाकी पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एजुकेशन का बहुत बड़ा एलिमेंट उन एक्सपीरियंसेस में से आता है। एब्सोल्युटली, वी टोटली अग्री विद यू डॉक्टर आयशा। मतलब हम अगर आप मैं मतलब हम सारे जो बात कर रहे हैं इस हवाले से, अगर हम यही सोच लें, अपना ही सोच लें कि इफ देयर वाज नो स्कूल इन आवर टाइम्स, वो एक्सपीरियंस, स्कूल इज अ लॉट मोर देन जस्ट एजुकेशन, इट इज कोएग्जिस्टिंग विद वन अनदर। मतलब देयर आर 1000 थिंग्स दैट बिल्ड यू दैट कैन ओनली कम फिजिकली व्हाइल व्हेन यू गो टू स्कूल। वी अंडरस्टैंड दैट। Having said that, हम आगे बढ़े किस तरह? अब ये challenges तो हैं। मेरा ख्याल ये देखिए बहुत सिंपल, जिसे कहते हैं ना कि ये इतना सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन क्योंकि ये किसी को वो क्या हम कहते हैं सेक्सी इनफ सोल्यूशन नहीं लगता, तो इसलिए हम इस तरफ जाते नहीं है। देखिए आपकी गवर्नेंस का इशू है और वो ये है कि क्यों आपके बच्चों को एक प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे को गाड़ी में लाद के या वैगन में लाद के शहर के एक कोने से दूसरे कोने में या दूसरे शहर तक जाना पड़ता है स्कूल को एक्सेस करने के लिए? क्या वजह है कि जो बाकी ममालिक हैं जहाँ पे बेहतर गवर्नेंस है, जहाँ पर बच्चे के पास वॉकिंग डिस्टेंस पे या एटलीस्ट जहाँ पर कम्यूट इतना बड़ा इशू ना बन जाए, तो आपके पास अच्छा पब्लिक स्कूल क्यों नहीं अवेलेबल अभी तक? ये कोई वो बात नहीं है कि जो पूरी दुनिया में हो नहीं रही, तो हम एक अनोखा मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान में। आपका इस वक्त अगर आप चाहते हैं ना कि आपका ये इशू रिजॉल्व हो, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपका ईयर राउंड इशू है, ये तो अब एग्जैसरबेट हुआ है ना, लेकिन ये इशू तो ईयर राउंड है आपका। और हमारे से पहले की जो जनरेशन थी, जितने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते हैं, सबकी एक कहानी है कि हम तो पब्लिक स्कूल में जाते थे। मतलब एंड देन दिस मैं खुद पब्लिक स्कूल में जाती थी अब्दुल्ला, मैं तो कभी प्राइवेट स्कूल में। दिस ग्रेजुअल शिफ्ट, दिस सिस्टमैटिक बाय प्लान भी जिसे कहते हैं ना, मतलब खत्म ही कर दिया वो निजाम सारा सिरे से। अच्छा अब लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग। स्कूल तो चले हो गया एंड वी ऑल एग्री ऑन दिस शिफ्ट, और ये नहीं होना चाहिए था। यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं वो समटाइम्स दे गो टू द यूनिवर्सिटी फॉर 1 क्लास, 2 क्लासेस, कुछ ज़्यादा हफ्ते में 2 क्लासेस हैं। मतलब हम उसको कुछ ऐसा स्केड्यूलाइज, यस एंड आई अंडरस्टैंड कि इसका ओनर्स जो होगा वो डेफिनेटली उन यूनिवर्सिटीज़ पे होगा कि आप कुछ ऐसे स्केड्यूल्स बनाएं, टाइम टेबल्स बनाएं या व्हाटएवर, जहां हफ्ते में 2 दिन ही जाना पड़े और 3 दिन ना जाना पड़े। कुछ ऐसी पाबंद किया जा सकता है? हुमा मुझे पता है कि अब रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये करना शुरू किया। जैसे कल मेरी किसी से बात हो रही थी, RMC में फॉर एग्जांपल रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, वो शायद पहले 5 दिन क्लासेस करते थे, उन्होंने फिलहाल वो 4 दिन वैसे इन पर्सन कर दिया है, और 1 दिन, अब ज़ाहिर है वो मेडिकल स्कूल है, वहाँ पे लैब्स आपको रन करनी पड़ती हैं और काम इन पर्सन करने पड़ते हैं, और 5वां दिन 6ठा दिन जो भी है वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन कर लेंगे। इस तरह से कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अपने स्टूडेंट्स अपने
आप कह लेंगे जो व्हाटएवर वर्क्स फॉर देम उस लिहाज से वो अपना स्केड्यूल बना रहे हैं। तो देखिए ये तो इनको करना पड़ेगा। स्कूलों में भी आपको पता है कि यही बात की गई है कि 4 दिन तो आप बुलाएं बच्चों को, लेकिन 5वें दिन आप ऑनलाइन एजुकेशन व्हाटएवर दैट मीन्स फॉर स्कूल्स वो करने का कहा गया है। तो देखिए वो क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ पहले से तो प्लान होती नहीं है, तो जब एकदम से प्रॉब्लम आती है और लोग अपने अपने लिए कोई सोल्यूशन निकालने लग पड़ते हैं, फिर वो हिट एंड मिस वाली बात है। अभी इस वक्त जो आप कर सकते हैं, एक तो सब बहुत अच्छी बात है कि स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए हैं, मेरे ख्याल में बंद नहीं करने चाहिए थे और अभी भी अच्छी बात है खोल दिए हैं। जो आप 2 काम कर सकते हैं, एक काम मेरे ख्याल में गवर्नमेंट शायद थोड़ा करने की कोशिश कर रही है कि आप सब्सिडी दे रहे हैं डीजल पे चलने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वैगन्स वगैरह, उनको या छोटे जो कंज्यूमर्स हैं बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी हम डिस्कस कर लिए और आप यही 2 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आयशा, थैंक यू फॉर दिस। यस, इन पर्सन एजुकेशन का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। हाँ, बट देन टाइम्स आर चैलेंजिंग एज वेल। तो ब्रेक लेते हैं, कुछ आइडियाज दिए गए हैं। Okay, so we spoke about everything but PSL 11, so वो भी हो रहा है साइड बाय साइड। तो पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इतवार को खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को कितने 6 विकेट से शिकस्त दे दी। भाई जबरदस्त, कंग्रेचुलेशंस। 3 विकेटों की शानदार कारकर्दगी के सबब मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। आज मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज के दरमियान मैच खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान्स टॉप पर है और कराची किंग्स का दूसरा, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर मौजूद है। अब्दुल्ला, आपने पिंडीज की वजह से मुल्तान सुल्तान्स है या मुल्तान सुल्तान है? मुल्तान सुल्तान। और एक सालगिरह हमने विश करनी है हमारे ODI एंड लाहौर कलंदर के हर दिल अजीज कप्तान शाहीन आफरीदी की आज सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू शाहीन। हमने कहा हैप्पी बर्थडे भी करते जाएं, टाइम कम है। वी विल सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।